Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 52 of मिशन यूपीएससी 2027. आज के हमारा टारगेट थे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़ से. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिए थे, बट इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिमिलर भी हैं बट किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरल है, हमें पता होना चाहिए. सो आई जस्ट थॉट कि हम कर लेते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वाई द गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले क्रूशियल रोल इन पब्लिक प्रोविजंस एंड देयरफॉर टेक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, ये जो चैप्टर है आपका पब्लिक फैसिलिटी पे, हर किसी को पता है पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत ही जनरल चीज़ें हैं. तो मैं इस चैप्टर को जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो बहुत डिटेल में नहीं करेंगे. आई विल अज्यूम कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें तो पता होगी कि वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्यों ज़रूरी है, सैनिटेशन, बट स्टिल स्किम करने के लिए मैं ब्रॉड पॉइंट्स आपको बताऊँगी. ठीक है, सो क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट का क्यों ज़रूरी है रोल पब्लिक प्रोविजंस में, पब्लिक कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का क्यों रोल है, और गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है. देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट फेलियर एंड पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स मैंने आपको कल भी बताए थे, 2 तरीके के गुड्स होते हैं, प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड. पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट वाले गुड्स होते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो हमारे पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हम लोग लेते हैं ना, वही होते हैं पब्लिक गुड. जो मैंने कल बताया था आपको, नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं. ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा ये चीज़, मैंने कल भी बताई थी. तो मार्केट फेलियर हो जाती है, और पब्लिक गुड्स को देने के लिए पब्लिक को ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का रोल हो. अगर मार्केट हम छोड़ दें, प्राइवेट वाले लोग संभालें, अगर हर चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो फंक्शनिंग ढंग से नहीं होगी. जैसे मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना हो, पब्लिक फैसिलिटीज़ ही नहीं हो, कुछ भी तरीके की, सब प्राइवेट के हाथ में है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का डिज़ास्टर्स हो सकता है. तो मार्केट फेलियर ना हो और पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है. बहुत सारी एसेंशियल सर्विस जैसे डिफेंस, लॉ, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पब्लिक गुड्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स की जगह पब्लिक सेक्टर ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, क्राइम होगा, करप्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा, बीमारी वगैरह बहुत फैलेगी. क्यों? क्योंकि सरकार का काम है ना ये चीज़ें देखने का, हेल्थ वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, इस वजह से. दूसरी चीज़ है सोशल जस्टिस और इक्विटी के लिए. सोशल जस्टिस और इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस भी तरीके की सोशल जस्टिस, बराबरी नहीं, बेसिकली यहाँ इक्विटी हो रहा है. तो कोई इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए. इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में, इक्वालिटी हो गई सबके साथ इक्वल रहना, बराबर रहना, सबके लिए एक जैसी राइट्स बना दी, इक्वालिटी हो गई. बट वहीं इक्विटी की बात करूँ तो इक्विटी क्या होता है कि जिसको ज़्यादा नीड है उसको ज़्यादा चीज़ दो, जिसको कम है, जैसे रिच, ऐसा नहीं. इक्वालिटी में तो हो गया कि हमने सबको 1-1 किलो बांट दिया, अब चाहे वो अमीर हो या गरीब. बट इक्विटी में होगी जिसको ज़्यादा नीड है, अगर हमें लग रहा है कि गरीब लोगों को ज़्यादा नीड है तो उनको 2 किलो दे दो, बल्कि अमीर को मत दो. समझ आ रही बात? तो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए और इक्विटी के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का इंटरवीन होए. सो मार्केट डज नॉट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फेयरली विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन. इनइक्वालिटी वाइडन्स. अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी. मार्जिनलाइज सेक्शंस का फिर कोई ध्यान नहीं रख पाएगा, उनको हेल्थ केयर कौन देगा, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कौन देगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन देगा. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे गवर्नमेंट हमें पता है सब्सिडीज़ देती है, कई बार सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाती है जिनमें हमने इतने सारे इनिशिएटिव्स एंड स्कीम पढ़े हैं. कुछ अफर्मेटिव एक्शंस भी गवर्नमेंट लेके आती है सो दैट ये सब चीज़ों की कमी ना हो. ठीक है, कुछ एसेंशियल सर्विस को रेगुलेट करने के लिए, और एक्सप्लॉइटेशन अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो एक्सप्लॉइटेशन होगी, वो बचाने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के पास भी पावर रहे. जैसे मान लो प्राइवेटाइज कर दिया जाए हेल्थ को, एजुकेशन को, वाटर को, एनर्जी को, तो कहीं ना कहीं मोनोपोलाइजेशन होगा. मोनोपोलाइजेशन मतलब कि एक ही पार्टी रूल कर रही हो, तो कहीं ना एक ही पार्टी मतलब कोई एक ही ऐसी मार्केट हो जो मतलब ऐसी तरीके के गुड्स देती हो. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस हाइक्स होने लग जाएंगे. अगर देखो मोनोपोली का एग्जांपल, जैसे रेलवे बहुत बड़ा एग्जांपल है. मोनोपोली का मतलब उस पूरी मार्केट में उस पर्टिकुलर गुड के लिए एक ही इंसान है या एक ही आप ऐसे कह दीजिए सेक्टर है. जैसे रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे का कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रेलवे को सब्स्टिट्यूट करे. मेट्रो भी नहीं होती क्योंकि मेट्रो सिर्फ इंटर स्टेट है. ठीक है, तो रेलवे एक मोनोपोली है जो आज तक सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है. तो मोनोपोलाइजेशन, अगर सब कुछ प्राइवेट के हाथ में कर देंगे तो मोनोपोलाइजेशन होगी, प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी, पुअर लोग अफोर्डेबल ही नहीं हो पाएगा पुअर लोगों के लिए. तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का रोल हो. गवर्नमेंट रेगुलेशन होगी तो फेयर प्राइसिंग होगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा और एक्सेसिबिलिटी भी होगी.
स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए, और क्राइसिस जो अगर इकोनॉमी में हो रहे हैं जैसे कोविड-19 रिसेशन या लड़ाइयाँ वगैरह जो होती है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, उसका मेन मोटिव रहेगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें संभालनी है, इन्फ्लेशन संभालना है, डिफ्लेशन संभालना है, कोई भी जॉब्स अगर लोगों की जा रही है, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को देखना होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ें करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सरकार करने की कोशिश करेगी, क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। प्राइवेट देखिए, जो प्राइवेट लोग करते हैं वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है उन लोगों को। तो जो मेन होता है, जो गवर्नमेंट का काम है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, रोड्स हैं, रेलवेज़ है, स्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो उसमें बहुत पैसा चाहिए और बहुत टाइम पीरियड भी चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स करते नहीं हैं क्योंकि इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड ना हो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कार्बन टैक्सेस वगैरह लेके आए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट रहे। और इससे आई होप आप लोगों को SDG गोल जो हमारा है वो याद आ गया होगा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, सो जो भी डिफेंस सेक्टर है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये सब कौन प्रोटेक्ट करेगा? गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है कि गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि नेशन के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, समझ आ गई होगी ये वाली बात। सो वाइल प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज बेनिफिशियल इन मेनी एरियाज, द गवर्नमेंट रोल इज irreplaceable in ensuring equity, stability and long-term interest, national interest. Without state intervention, essential service may become inaccessible, economic disparities can widen, and the nation's strategic interest may be compromised. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि why does water flow in a trickle in summer in most places in India? कि इंडिया में ज़्यादातर आप देखेंगे समर में पानी बहुत ज़्यादा ट्रिकल करता है, राइट? तो वो क्यों होता है, कि पानी क्यों इतना ट्रिकल होता है, क्या दिक्कत है, क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीज़न है कि सीजनल रेनफॉल डिपेंडेंस, कि इंडिया के टाइम पे, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हैविली जो मानसून पीरियड जो होता है वो जून से सितंबर होता है। ठीक है, समर में अगर हम देखें मार्च से मई, बिफोर द मानसून अराइव, मानसून के आने से पहले, तो जो वाटर सोर्सेज होते हैं वो क्या होता है, रिवर, लेक्स, रिजर्वर वगैरह से पानी लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? बट वो पानी भी श्रिंक हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, बारिश की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लेके आता है। समझ आ रही बात? मानसून तो ठीक है, मानसून के टाइम, बट मानसून से पहले क्या होती है दिक्कत, कि पानी की जो जहाँ का पानी लाया जा सकता है वो है रिवर, लेक्स, बट क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी इतनी होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसी जहाँ पे पानी सूख जाता है, तो उस वजह से पानी की कमी होती है। इवेपोरेशन, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो पानी का इवेपोरेशन जल्दी से होता है, पानी जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है रिवर से, लेक से, रिजर्वर से, तो कहीं ना कहीं पानी की कमी होने लग जाती है, तो पानी कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन हो जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि सॉइल वगैरह पानी को कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं ले लेती है, खींच लेती है, तो ये भी एक दिक्कत है। ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन करना भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। देखो, इंडिया, आप ये डेटा पढ़ेंगे ना, तो कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो पानी यूज़ करती है ना, वो ग्राउंड वाटर से यूज़ करती है, और वो भी इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इंडस्ट्री के लिए, जो भी मेजर एक्टिविटीज़ है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट हो जाता है ग्राउंड वाटर से कि पानी बचता ही नहीं है। Excessive pumping during summer depletes underground aquifers, causing wells and borewells to yield yes or even dry up. Deforestation, पेड़ वगैरह काटने की वजह से कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं पानी की कमी होती है। ठीक है, पानी की रिटेंशन कम हो जाती है, जो इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन आ रही है, कहीं ना कहीं नेचुरल जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लैंड की कम हो रही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ना, अगर ट्रीज़ नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो जब बारिश होएगी तो कहीं ना कहीं पानी इतना ज़्यादा रिचार्ज, मतलब आप कह सकते हैं ग्राउंड वाटर में स्टोर नहीं हो पाता। ठीक है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट, कि बहुत सारे रिवर्स और लेक्स आज भी ऐसे, जैसे यमुना भी आप देखेंगे दिल्ली में, तो इतनी पोल्यूटेड रहती है, तो पानी यूज़ ही नहीं कर सकते उस पानी को, वो पानी ही गंदा है, जहर है। तो वाटर मैनेजमेंट ख़राब है, लीकेजेस होते हैं, इनएफिशिएंट इरिगेशन है, कंजर्वेशन नहीं है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पानी की नीड को ट्रिकल करता है। रीजनल वेरिएशंस एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, कुछ रीजन्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे एरिड और सेमी एरिड एरिया, जो कि अपना राजस्थान है, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट से गुजरात है, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश आती है, तो कहीं ना कहीं उनको समर में वैसे भी शॉर्टेजेस होती है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पानी की सिचुएशन समर में आते आते प्रॉब्लम सबके लिए होती है। ठीक है, समझ आ गई बात? यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। दैट ट्रिकलिंग ऑफ वाटर इज मेनली ड्यू टू सीजनल डिपेंडेंस ऑन मानसून्स, excessive usage, high evaporation and poor water management. Sustainable solutions like rainwater harvesting, afforestation, water conservation techniques and better irrigation practices are essential to combat seasonal water shortages in India. ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत जनरल है
कि यार पानी, आपको पता है कि कुछ जगहों पे तो बहुत पानी है, बट कुछ जगहों पे आज भी पानी नहीं है। राजस्थान है और इवन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ है, तो वहाँ पे पानी नहीं मिलता इतनी आसानी से। लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, कुएँ से पानी लेके आना होता है। तो ऐसा क्यों है कि सब जगह अलग अलग तरीके के पानी है, अलग अलग आप कह सकते हैं क्वान्टिटी में पानी मिल रहा है। तो वही है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स एक बहुत बड़ा रीज़न है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं एक्सेस टू वाटर इज़ अनइक्वल। अगर हम पहले देखें जोग्राफिकल रीजन, तो जोग्राफिकल और क्लाइमेट रेफरेंसेस तो यही है ना यार। देखो, अगर राजस्थान की अगर हम बात करें, जो सेमी एरिड एरियाज है ना, बारिश बहुत कम है, बट वहीं हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हमारे नॉर्थ अपन केरला की बात करें, ठीक है, कोई भी अपन नॉर्थ का अगर हम मैप देखें, वहाँ पे बारिश आती रहती है, तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स बात है पानी ज़्यादा होगा। बट जो वो एरियाज़ जो सूखे रहते हैं, राजस्थान गुजरात, वहाँ बारिश नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पानी की तो ऑफकोर्स ही बात है कमी दिखेगी, ठीक है। ग्लेशियर वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, वो ज़्यादा पानी प्रोवाइड करते हैं, बट जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो कहीं ना कहीं सीजनल मानसून्स पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है कि पानी की जो क्वांटिटी वो अलग अलग वेरी करती है। अनइक्वल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, अनइक्वल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी यही है कि जो रिवर और प्लेन जो होते हैं ना, प्लेन बेसिन्स, प्लेन रोड्स, प्लेन रिवर्स जो होती है ना, बेसिकली जो प्लेन एरियाज़ और अपना रिवर बेसिन्स होते हैं, वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत है, बट जो रॉकी और कोस्टल एरिया है, वहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। और इवन ग्राउंड वाटर का हमने देखा एक्सेसिव यूसेज किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर रीजन्स में, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं पानी की वहाँ कमी होती है, तो वहाँ पानी सप्लाई की कमी हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है। अर्बन और रूरल डिवाइड है कि जो यूजुअली जो सिटीज़ वाले एरियाज़ होते हैं, अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पाइप्ड वाटर सप्लाई होता है, बट शॉर्टेजेस क्यों होती हैं? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और मैनेजमेंट नहीं है, लोग अपने मन से पानी वेस्ट कर रहे हैं। बट वहीं रूरल एरियाज़ में क्या होता है, लोगों को वेल्स, बोरवेल से लेके आना होता है पानी, और हो सकता है कि वो समर में पानी भी सूख जाए, तो वो भी एक कमी है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी है, सोशल डिस्पैरिटीज़ भी है, जैसे कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वेल्दियर हाउस होल्ड होते हैं, वो लोग प्राइवेट बोरवेल्स भी बनवा लेते हैं, अपने वाटर टैंकर बनवा लेते हैं घरों में, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट वहीं पुअर कम्युनिटीज़ जो है, उनको पब्लिक का टैप जो होता है, पब्लिक में जो पानी मिल रहा है, जो सोर्स है, वहाँ से पानी लेके आना पड़ता है, दूर दूर जाके पानी लेके आना पड़ता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन इशूज़ भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पाइप्स वगैरह आप देखेंगे बहुत बार लीक होते रहते हैं, जो जहाँ से पानी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, चोरी वगैरह बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं इससे भी सप्लाई की कमी होती है। जैसे कुछ रीजंस हैं जहाँ पे दिल्ली, बैंगलोर की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट डिलीवरी ढंग से नहीं है। आज भी आप देखेंगे दिल्ली में कुछ सेक्शंस, तो कुछ जगहों पे तो पानी मिल जाता है, बट कुछ जगहों पे भी एक एक दिन छोड़ के आता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड वाटर एलोकेशन की बात करें, कुछ स्टेट जैसे कि पंजाब जो है, वो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं क्योंकि उनको इरीगेशन के लिए चाहिए। बट तमिलनाडु जैसी स्टेट्स जिनके आज भी रिवर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, रिवर डिस्प्यूट्स किस किस के चल रहे हैं, कैसे कैसे स्टेट्स के बीच में, हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। जो हमारा आई थिंक प्रो लीव का डे 3 या 2 था, अब उसमें एक बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं। यहीं से आता है कि रिवीजन, अब बहुत बच्चे होंगे ठीक है पढ़ा था, रिवाइज़ कर लेंगे या छोड़ देंगे। देखिए, अगर आप अभी रिवाइज़ करेंगे ना, तो आपको अभी के अभी वो रिवाइज़ हो जाएगा और आप अभी के अभी पढ़ भी लेंगे, बाद में तो याद ही नहीं रहेगा, बाद में तो 70 काम होते हैं। अभी इसको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स खोल के वो अपने जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं वो एक बार पढ़िए, ठीक है। अर्बन एरियाज़ ऑफन रिसीव प्रायोरिटी ओवर रूरल रीजन्स इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस, कि अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रूरल रीजन्स के कंपैरेटिवली। क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्कैर्सिटी भी एक रीज़न है, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। फर्स्ट, अब जो हमारा बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है या जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड व्हाई शुड द गवर्नमेंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, ये तो आप लोगों को पता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ आर एसेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल द सिटीजन्स, यूजुअली बाय द गवर्नमेंट, एज दे आर नेसेसरी फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कल भी समझ आ गया होगा और आज भी समझ आ गया होगा। ये फैसिलिटीज़ नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब सब कोई ले सकता है पब्लिक फैसिलिटीज़, किसी के लिए भी मना नहीं है। नॉन डाइवर्स है कि अगर एक पर्सन यूज़ कर लेगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए कम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉज एंड ऑर्डर है, ये आप रीड भी कर सकते हैं। वाई शुड द गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, कि गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है, कि गवर्नमेंट का ही काम है पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इसका सेम रीज़न हम लोगों ने फर्स्ट आंसर में पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, सेम रीजन है। आई एम स्किपिंग दिस, यू कैन रीड दिस, कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, इनइक्वालिटी कम करने के लिए ज़रूरी है, मार्केट फेलियर ना हो, मोनोपोली प्रिवेंशन हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी। सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट मस्ट अज्यूम द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़ इवन व्हेन इट गेट प्राइवेट कंपनी टू डू द पार्ट ऑफ द जॉब। समझ आ रहा है? क्वेश्चन सेम है, कहने का तरीका अलग है कि क्यों गवर्नमेंट ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए, जब प्राइवेट कंपनीज भी है काम करने के लिए। सेम ही रीज़न देने हैं कि हमें बताना है कि यार पब्लिक
कोई फैसिलिटीज़ पब्लिक अगर कोई काम कर रही है, मतलब गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है पब्लिक के लिए, तो वो कैसे बेनिफिशियल है, और अगर वही चीज़ प्राइवेट करेगी तो वो कैसे नुकसानदायक है, ये आंसर लिखना है। ठीक है, कि भाई पब्लिक फैसिलिटीज़ है, कॉमन गुड सर्व करती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज पुअर को छोड़ देगी, कॉम्प्रोमाइज़ करेगी कहीं ना कहीं, मोनोपोली प्रैक्टिस ना हो, फेयर प्राइसिंग वगैरह के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का रोल हो, हर किसी को मिले तो ये ज़रूरी है कि अफोर्डेबल हो और हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है कोशिश जैसे सब्सिडाइज़ करके, बट प्राइवेट वगैरह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर किसी के स्टैंडर्ड और सेफ्टी रेगुलेशंस मेट हो, बट प्राइवेट कंपनीज इतना ध्यान नहीं देती है। ठीक है, इवन गवर्नमेंट तो पेनल्टी भी लगा सकती है, पैनलाइज भी कर सकती है, तो ये भी एक रीज़न है। हैंडलिंग एमरजेंसीज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट कर लेगी बट प्राइवेट इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक रीज़न है। तो सेम आंसर है, बस कहने का तरीका अलग हो सकता है क्वेश्चन का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द गवर्नमेंट विड्रॉज फ्रॉम टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर। देखो सेम ही है, बस इसको स्पेसिफिक कर दिया क्वेश्चन को कि अगर गवर्नमेंट पानी सप्लाई नहीं करेगी तो क्या होगा। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, पानी एक्सपेंसिव हो जाएगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी तो हाई प्राइसेस चार्ज करेंगी, रूरल हो या स्लम एरियाज हो, कहीं ना कहीं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी। अगर वही चीज़ अवेलेबल नहीं कराएगी सरकार तो फिर तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारा डिजास्टर हो सकता है। लोगों के पास पानी नहीं होगा, सेफ वाटर नहीं मिलेगा, तो हेल्थ रिस्क बढ़ेंगे, कंटेमिनेटेड वाटर बॉडीज़, यही सारी चीज़ें, वाटर बॉर्न डिसीज़ बढ़ने लग जाएगी, क्लोरेरा, टाइफाइड और डिसेंट्रीज वगैरह। ठीक है, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि प्राइवेट फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे लोग, बोरवेल से, वेल से, रिवर्स लेक को भी प्राइवेटाइज हो जाएंगी, तो बहुत सारा मिस हैपनिंग हो जाएगी। इवन प्राइवेट टैंकर्स पर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, सेम चीज़ कि लोग पानी बेचेंगे, अब ब्लैक में बेचेंगे, पानी एक लग्जरी गुड बन जाएगा इंस्टेड ऑफ नेसेसिटी गुड, कन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे, जैसे कभी भी वाटर रिवर डिस्प्यूट्स चल रहे, इसी तरीके से कन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे, फिर उन कन्फ्लिक्ट्स का समाधान कौन करेगा, सोल्यूशन कौन लेके आएगा। इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर इम्पैक्ट भी एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं फार्मर्स स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि इरीगेशन, अगर पानी सरकार ही प्रोवाइड नहीं करेगी, प्राइवेटाइज हो जाएगा तो इरीगेशन करना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं खानों पे क्रॉप्स पे प्रॉब्लम आएगी, इरीगेशन नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होंगे तो फिर खाएंगे क्या हम लोग, वो भी चीज़ है। तो ये सारे रीजंस है कि अगर सरकार ने काम छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं रह पाएगी। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों को पता होगा कि रेन वाटर कलेक्शन भी हो सकता है, उससे पानी स्टोर करके लोग यूज़ कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाए, जैसे कि लीकेजेस वगैरह जो है उसको फिक्स करिए, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करने की कोशिश करिए, स्मार्ट वाटर मीटर्स लगाइए, ये चेक करने के लिए कि कौन कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आजकल जो जो वाटर प्यूरीफायर लग रहे हैं ना, उसमें भी ऐसा आने लग गया कि आपको कितने लीटर का पानी चाहिए, कितना लीटर पानी आपको एक साल में या एक महीने में चाहिए, उस हिसाब से मिलने लग गया। तो कहीं ना कहीं ये मॉनिटर करने के लिए, सो दैट लोग एक्सेसिव यूज़ ना करें। रीसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वाटर, पानी को रिसाइकल करके रीयूज़ करें, जैसे सिंगापुर का एक नी वाटर प्रोग्राम है। ठीक है, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर में भी ऐसा ना हो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही हो। ठीक है, स्ट्रिक्टली थोड़े रूल्स हों जिससे कि उसको भी हम रिचार्ज कर सके, ग्राउंड वाटर में भी पानी हो। जैसे राजस्थान का एक जोहड़ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की पानी का एलोकेशन रूरल अर्बन एरियाज़ में बराबर तरीके से हो रहा हो। प्राइवेट टैंकर्स को भी अगर हो तो उनको रेगुलेट करो कि वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करे। डीसैलिनेशन प्लांट्स, ठीक है, डीसैलाइन बोल सकते हैं इसको, कि सी वाटर जो है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे तमिलनाडु ने करने की कोशिश की थी डीसैलिनेशन प्लांट्स पानी सप्लाई करने के लिए चेन्नई में। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी, जैसे जलयुक्त शिविर अभियान एक महाराष्ट्र का है, इस तरीके से गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वाटर सप्लाई इंप्रूव हो सकती है। 8th क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड टू यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ज़रूरी है कि हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। रिसोर्सेज को अगर हम कंजर्व करते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी और सोशल वेलबींग के लिए भी। वाटर का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो बहुत ही कम सप्लाई है, सिर्फ 2.5% हमारे अर्थ में पानी है, वो भी फ्रेश वाटर, बाकी सब ग्लेशियर और अंडरग्राउंड है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर शॉर्टेजेस बहुत होती है, बारिश के लिए डिपेंड नहीं हो सकते हम लोग, ओवर यूसेज हो रहा है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वाटर को हम लोग ढंग से यूज़ करें। कंजर्व, हाउ टू कंजर्व, कैसे कंजर्व करें, लीकेजेस वगैरह वही सेम रीजंस। ग्रे वाटर, रिसाइकल ग्रे वाटर, मतलब जो बाथरूम का पानी हो गया, किचन वाटर हो गया, उसको गार्डनिंग या फ्लश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से
वाटर को कंजर्व करना चाहिए। ड्रिप इरीगेशन भी होती है, ड्रिप इरीगेशन होती है थोड़े बूंद बूंद में वाटर जो पाइप के थ्रू ना प्रोवाइड करना, कि पाइप में तो पानी बहुत वेस्ट होता है ना, तो ड्रिप इरीगेशन भी होता है। तो ये सारी तरीक़ों की चीज़ों से पानी बचाया सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम करे, क्योंकि ज़्यादा जो बिजली होती है वो कोल, गैस और ऑयल से आती है, तो कहीं ना कहीं इससे पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज होता है। पावर शॉर्टेजेस बचाने की प्रिवेंट करो, जैसे कि ओवर यूज़ अगर करते तो ब्लैकआउट हो जाता है, उससे फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करने की कोशिश करें। मनी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी तो बिल भी कम आएगा और गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ वगैरह भी फिर उस हिसाब से होगी। तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किस तरीके से कर सकते हैं? LED बल्ब यूज़ करके, लाइट और स्विच वगैरह जो है, फैंस वगैरह यूज़ नहीं आ रहे हैं तो बंद कर दीजिए, एक्सेसिव ना चलाएं, ठीक है। सोलर एनर्जीज़ वगैरह पे ज़्यादा थोड़ा रिलाई करें, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स वगैरह बनाएं, जैसे आजकल लोग सोलर पैनल वगैरह भी लगा रहे हैं। इसी तरह पब्लिक मोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। अगर सब लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके निकलेंगे तो रोड पे ट्रैफिक इतना हो जाएंगे, लोगों के टाइम वेस्ट होंगे। बट वहीं अगर सब पब्लिक गुड यूज़ करेंगे तो टाइम कम होगा, मतलब ट्रैवल जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे, तो शॉर्टर ट्रैवल टाइम होगा, पोल्यूशन कम होगा, पैसा बचेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि सस्ता होता है। हेल्थियर सिटीज़ बनेगी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्लीन एयर होगी, बेटर पब्लिक हेल्थ होगा। कैसे इंकरेज करें कि लोगों को बोलो कि बस मेट्रो में ट्रैवल करें, और उसके लिए भी बस मेट्रो की ट्रेन नेटवर्क की एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाएं, ठीक है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जैसे फीडर बसेज, ई रिक्शाज वगैरह चलाइए, साइकिलिंग, वॉकिंग वगैरह, लोगों को थोड़ा पेडिस्ट्रियन वाली चीज़ें करिए कि पैदल चलना चाहिए थोड़ा पास में ही हो तो, क्योंकि आजकल लोगों की आदत हो गई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो तो लोग क्या करते हैं ना, पैदल प्रेफर ही नहीं करते हैं, उनको चाहिए अपनी स्कूटी वगैरह। तो वही चीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से ऑफ़र करो इंसेंटिव की, जैसे अभी दिल्ली में भी जैसे आप देखेंगे बसेस वगैरह विमेंस के लिए फ्री है, जैसे कुछ डिस्काउंटेड फेयर्स निकालो कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट लैक ऑफ एक्सेस ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अफेक्ट पीपल लाइफ? कि अगर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो क्या लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी? येस ऑफकोर्स होएगी, ठीक है। हेल्थ हज़ार्ड्स हो गए, डिसीज़ स्प्रेड होएगी, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी आप कह सकते हैं बढ़ेगी। चाइल्ड मोर्टेलिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सैनिटेशन वगैरह नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं लोग बच्चे बीमार होंगे, ठीक है। थायराइड हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री, क्लोरेरा, ये वाटर बॉर्न डिसीज़ फैलेगी। माल न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा लोगों को। इवन अगर आप रिपोर्ट देखेंगे WHO की, तो डायरिया कॉज बाय पुअर सैनिटेशन स्किल्स मोर चिल्ड्रन ग्लोबली देन एड्स एंड मीजल्स वगैरह जो बीमारी होती है, ठीक है। विमेन और गर्ल्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे उनकी सेफ्टी को लेके, प्रिवेसी को लेके, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव डिसीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी लड़कियों में। तो यही स्टडी से भी ये पता लगा कि 23% ऑफ द गर्ल्स जो है स्कूल से चली जाती है, क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। सोशल स्टिग्मा एंड लॉस ऑफ डिग्निटी, देखिए अगर ओपन डेफिकेशन होता है, इवन क्लीन टॉयलेट्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं डिग्निटी कम होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी, स्पेशली विमेन और एल्डरली पीपल की अगर मैं बात करूँ। इवन जो डिसेबल पीपल होते हैं उनको भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ढंग से उनको एक्सेसिबल नहीं होंगी। एक हमारा मिशन भी आया था, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन, जो कि इंडिया ने सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए लेके आए थे, ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट करने के लिए लेके आए थे, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी है कि प्रोडक्टिविटी लूज़ होगी, किस तरीके से, अगर पुअर सैनिटेशन होगा तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंट इलनेस आएगी। पुअर सैनिटेशन से क्या होगा, लोग जल्दी बीमार होंगे, लोगों के काम करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं GDP कम होगी, इकोनॉमी के अंदर मतलब लोग काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती रहेगी, ठीक है। टूरिज्म वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि लोग घूमेंगे नहीं, बीमार रहेंगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी। तो वही चीज़ है, डेटा भी है, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था पुअर सैनिटेशन कॉस्ट इंडिया ओवर 6% ऑफ इट्स GDP एनुअली ड्यू टू लॉस्ट प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाली चीज़ हो गई कि ओपन डेफिकेशन अगर होगा और इवन इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होगा तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को हार्म करेगा। यही सारी चीज़ें हैं इसमें, कंक्लूजन में यही लिखा हुआ है कि अगर लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होगी तो कहीं ना कहीं हेल्थ को, जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंट सब पे हार्म करेगा। गवर्नमेंट को टॉयलेट्स बिल्ड करने चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट लेके आना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए, हाइजीन अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाना चाहिए और सेफ सैनिटेशन एक्सेस विमेन, चिल्ड्रन और डिसेबल्ड को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक दैट दिस वुड इम्पैक्ट विमेन एंड गर्ल्स मोर एक्यूरेटली? दिस वुड मतलब कि पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वगैरह की होगी, विमेन और गर्ल को कैसे होगा? मैंने अभी आपको बताया, सेफ्टी, प्रिवेसी को लेके होगा, ठीक है। डेफिकेट करने में कहीं ना कहीं डर होगा, हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस फैलेगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हेल्थ रिस्क बढ़ेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लड़कियों को किडनी प्रॉब्लम्स, ब्लैडर इन्फेक्शंस काफ़ी फैलेंगे, ठीक है। सोशल और कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस है कि वुमेन्स को ऐसा बोला जाता है ना कि टू रिमेन प्राइवेट अबाउट बॉडीली फंक्शंस की चीज़ें ना बताएं, अगर कुछ हो भी जाए तो
ठीक है। इवन ये चीज़ है कि उनको बोला जाएगा कम खाओ कम पियो वरना आपको बार बार जाना पड़ेगा, तो ये वाली भी चीज़ एक होती है। ठीक है। इकोनॉमिक और एजुकेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनको फिर स्कूल नहीं भेजा जाएगा ये सोच के कि वहाँ पे सैनिटेशन अच्छा नहीं है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यार कहीं ना कहीं अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हुई तो वीमेंस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गर्ल्स पे भी क्या पड़ेगा। ठीक है। क्या करना चाहिए, टॉयलेट्स वगैरह बनाओ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैलाओ, बेटर सीवेज एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, और वही सेम चीज़ें। ठीक है। देखिए एक्चुअली कहना ये सेम क्वेश्चन है और कहने का सबका मतलब एक ही है। अगर हम एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो बाकी चीज़ें हमें समझ आ जाती है। तो इसमें आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा खुद एक बार, जस्ट टू सी कि आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ पाओ। 11th क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। क्यों ऐसा है कि पानी की जो सप्लाई होती है वो प्राइवेटली कम है? क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं रखी ना। गवर्नमेंट ने ये माना हुआ है कि वाटर एक नेसेसिटी गुड है, अगर प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो लग्जरियस हो जाएगा। इसके लिए क्योंकि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन राइट है। ठीक है। मोनोपोलाइजेशन, सेम आंसर है। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, अगर प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो पानी की स्केर्सिटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। पब्लिक ब्लैकेज, पब्लिक बोलने लगेगी यार पानी सरकार नहीं दे रही, प्राइवेट दे रहे, कैसे खरीदे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। पब्लिक का ट्रस्ट चला जाएगा, प्राइवेटाइजेशन आ जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आएगी। तो यही चीज़ें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी है, वही सेम इसका आंसर बनेगा। 12th क्वेश्चन है, वाई आर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल लोकेटेड इन मेजर सिटीज़ एंड नॉट इन टाउन एंड एरिया। देखिए प्राइवेट का जो होता है ना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग अच्छा कमा पाते हैं, तो लोग अच्छे पैसे दे पाते हैं। बट वहीं गाँव में इतने लोग इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमाते और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है पढ़ाई को लेकर। तो कहीं ना कहीं इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर सिटीज़ में मिलेंगे। ठीक है। यही रीज़न है। पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे, अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है क्योंकि यहाँ पे लोग अफोर्ड कर पाएंगे बट गरीब वहाँ रूरल एरियाज़ में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि रूरल एरियाज़ की कम लोअर पेइंग कैपेसिटी है। जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे सिटीज़ में ज़्यादा अच्छे से एक्सेसिबल है। तो जितने अच्छे हॉस्पिटल, जितने अच्छे स्कूल दिखेंगे, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, उतने ज़्यादा एडमिशन्स होंगे। बट रूरल एरियाज़ में तो पानी की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है। एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम कह सकते हैं कि सिटीज़ वगैरह में हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह अच्छे हैं। ठीक है। डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, टीचर सब सिटीज़ में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सैलरी वगैरह ज़्यादा मिलती है। ठीक है। रूरल एरियाज़ में क्या होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है आज भी कि भाई एक अच्छे टीचर्स हो या अच्छे डॉक्टर्स मिले। प्रॉफिटेबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया है। गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम ही है ना कि उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट में तो टारगेट रूरल एरियाज़ में तो वो टारगेट करेंगे ही करेंगे। अर्बनाइजेशन, लोग इतना ज़्यादा आजकल अर्बनाइज हो गए हैं कि अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर प्राइवेट भी उनको ही टारगेट कर रहा है। ठीक है। प्राइवेट ग्रुप्स जो होते हैं, समझ आ रही बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इन आवर कंट्री, सेम चीज़ है कि फेयर है या नहीं है। देखो पब्लिक फैसिलिटीज़ आज भी एडिक्वेट और फेयर तो नहीं है। क्यों नहीं है वही हमें बताना है कि अर्बन और रूरल कैसे डिवाइड हो रखी है कि सिटीज़ में बेटर फैसिलिटीज़ है बट रूरल एरियाज़ में नहीं है। ठीक है। रिच पुअर डिवाइड हो रखा है कि रिच लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ है बट पुअर लोगों को नहीं मिल पाते क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हैं उनके पास। रीजन्स में डिस्पैरिटीज़ है। कुछ रीजन्स ऐसे जहाँ पे लोग के पास एजुकेशन अच्छी है, जैसे साउथ में केरला, तमिलनाडु में बहुत एजुकेटेड है लोग, वहाँ पे बेटर हेल्थ केयर है। बट वहीं कुछ एरियाज ऐसे आजकल बिहार वगैरह कि वहाँ पे अभी भी एजुकेशन हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। ये भी एक रीज़न बन जाता है। वाटर सैनिटेशन इनइक्वालिटी की हमने पूरा पढ़ लिया पानी पे, तो कि यार पानी कई जगहों पे अच्छा है, कई जगहों पे अच्छा नहीं मिल पाता है। उसके बाद एजुकेशन हेल्थ केयर गैप्स। एजुकेशन हेल्थ केयर गैप्स में यही बोलेंगे कि एजुकेशन का गैप भी हम देखेंगे कि बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी ऐसा है कि कुछ सिटीज़ ऐसी हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि रूरल एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे ढंग से फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है। तो सिटीज़ वगैरह अगर टारगेट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी फेयर नहीं है। ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की एक बात है कि आज भी रूरल एरियाज़ में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ईजिली नहीं मिल पाते हैं। एक टाइम लिमिट होता है, इसके बाद तो मिलते ही नहीं है, शाम को तो 6 बजे के बाद मिलेंगे ही नहीं। ऐसी चीज़ें अभी भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फेयर तरीके से तो डिवाइड नहीं है पब्लिक फैसिलिटीज़। समझ आ रही है बात। क्या कर सकते हैं, वही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाइए, वाटर इलेक्ट्रिसिटी पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाइए, PPP मॉडल लेके आइए, टेक्नोलॉजी लेके आइए जिससे कि अर्बन रूरल गैप कम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि आर द पब्लिक फैसिलिटीज शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पीपल इन अ कंट्री। ठीक है कि ये जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी क्या हर लोग बराबर तरीके से सबको मिल रही है। सेम है। क्वेश्चन का तरीके के लिए मैंने आपको ये पूरे आंसर्स लिख के दिए हैं। सेम पढ़ना, रिच पुअर, स्टेट वाइज, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सेम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर कमिंग इन अ कंट्री इन अ बिग वे। ऑन द अदर हैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द गवर्नमेंट आर बिकमिंग रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्वेश्चन भी यही दिया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द गवर्नमेंट आर बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट। क्यों, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
ये तो हमें पता है कि आजकल प्राइवेट एजुकेशन बढ़ रही है। लोग सोचते हैं कि प्राइवेट में करें, गवर्नमेंट इतनी अच्छी सर्विस नहीं देता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छे नहीं होते। इसकी वजह से लोग सोचते हैं कि आजकल प्राइवेट जो लोग एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न भाई सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी का एक रीज़न हो गया, क्योंकि आजकल बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडवांस लैब्स है, स्मार्ट क्लासरूम्स है। हर कोई चाहता है उनका बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, ठीक है। दूसरा रीज़न एजुकेशनल चॉइस एंड स्पेशलाइजेशन की, ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स या आप कह सकते हैं पब्लिक स्कूल्स में नहीं होते, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस वगैरह प्राइवेट में होते हैं। तो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं ऐसी नई स्किल्स वाली चीज़ें सीखने को। इंडस्ट्री लिंकेजेस और जॉब रीडीनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जॉब प्लेसमेंट मिल जाती है। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें गारंटी जॉब नहीं मिलती है, बट प्राइवेट वाले आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी देते हैं कि भाई जॉब मिल जाएगी, स्किल बेस्ड लर्निंग आपको देते हैं, ठीक है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट इससे यही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन इनएक्सपेंसिव हो जाएगी, और आज भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो एजुकेशन एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। इनइक्वालिटी देश में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कमर्शलाइजेशन बढ़ जाएगी कि हर चीज़ का पैसा बहुत ज़्यादा लोग लेने लग जाएंगे, एजुकेशनल के स्टैंडर्ड्स गिरने लग जाएंगे, ठीक है। इवन गवर्नमेंट रिड्यूस रोल ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन अफेक्ट सोशल मोबिलिटी, कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे जो देते थे वो अफोर्डेबल देते थे, हाई क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते थे, बट क्योंकि अब प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी वो चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है। कि स्टूडेंट्स जो होंगे वो सोचेंगे कि यार गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी सोशल मोबिलिटी, कि लोग सोशली मोबिलाइज होंगे प्राइवेट में, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग और इवन टेक्निकल ट्रेनिंग गरीब लोगों को तो मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में बढ़ाने चाहिए, वहाँ पे क्वालिटी देनी चाहिए, प्राइवेट एजुकेशन को रेगुलेट करो कि यार फेयर प्राइजेज रखे, स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए। पीपीपी मॉडल तो आप हर किसी में लिख सकते हैं, रूरल एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए। तो इस तरीके की चीज़ अगर की जाएगी तो कहीं ना कहीं बैलेंस हम कह सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन साथ में चल सकती है फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। समझ आ गई बात। सो दिस वॉज इट। ये वीडियो मैंने फोर्थ स्पीड में इसलिए ख़त्म करी है अगेन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और एक जैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अप्रोच समझ आनी चाहिए, हमें पता आना चाहिए कि यार लिखना क्या है, उसके बाद तो समझ ईजिली आ सकता है। कोई भी डाउट हो स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टारगेट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।